गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रीय आय की अपन ने विधियाँ की थी। पिछली क्लास में अपन ने भारत में राष्ट्रीय आय की विधियाँ की थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आय की वैसे तो 3 विधियाँ होती है, लेकिन भारत की में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो की जाती है एक तो आपकी उत्पत्ति विधि से और एक की जाती है आपकी आय विधि से। आय विधि को 2 भागों में बताया गया था, प्रत्यक्ष रूप से आय विधि और अप्रत्यक्ष रूप जिसको परोक्ष रूप बोला जाता है, उससे अपन ने आय विधि की गणना की थी कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याएं। अब जो नेशनल इनकम है, जो कि राष्ट्रीय आय है, जो कि बड़े स्तर पर इसकी गणना की जाती है, तो इसमें निश्चित रूप से कमियां तो पाई जाएगी, क्योंकि जब बड़े लेवल पर काम होता है और जब हमारे यहाँ पर शिक्षा का प्रसार या शिक्षित लोग कम मात्रा में हैं, तो उस हिसाब से आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं मिल पाते हैं। और जब आपके पास डेटा सही प्रकार से नहीं होंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना भी सही प्रकार से नहीं हो सकती है। इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपके इसमें बड़ा क्वेश्चंस आता है तो उसमें समस्याओं के बारे में भी साथ में आपको देना होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों को या समस्याओं को या 4 समस्याओं को बताइए। तो ये वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बात करेंगे अपन राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याएं। राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याएं। कठिनाइयां लिख सकते हो, समस्याएं लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। राष्ट्रीय आय की गणना में काफ़ी आंकड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको बता ही दिया है राष्ट्रीय आय यानी देश के अंदर जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको जो आय प्राप्त होती है। अब वो काम चाहे प्राथमिक क्षेत्र में करो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र में करो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र में करो, उन सब की गणना की जाती है। तो काफ़ी बड़ी या काफ़ी बड़े स्तर पर आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिनका अल्प विकसित देशों में जो है प्राय अभाव ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्प विकसित देशों में मैंने आपको बताया कि प्रॉपर डेटाज नहीं होते हैं, लोग बाग जो है शिक्षित नहीं होते हैं, निरक्षर होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, अपनी आय और व्यय का वो सही हिसाब किताब नहीं रखते हैं, जिससे विश्वसनीय आंकड़े सरकार को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद एक बात ये भी आती है कि व्यक्ति जो है कभी कोई काम कर रहा है और कभी कोई काम कर रहा है, यानी मौसमी जो काम किए जाते हैं, जैसे गर्मी में आइसक्रीम वगैरह के ठेले लगाए जाते हैं, सर्दी में वो चाय कॉफ़ी वगैरह या कोई और भी बिजनेस कर सकता है। तो यानी तरह तरह के बिजनेस किए जाते हैं, व्यापार किए जाते हैं, धंधे किए जाते हैं। इससे सरकार को प्रॉपर आंकड़े नहीं मिल पाते हैं, और जब आंकड़े प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो उसके सामने राष्ट्रीय आय की गणना भी सही प्रकार से नहीं हो पाती है। राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याओं के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करने से पहले इसको अपन पॉइंट्स वाइज करेंगे, जिसमें आपका पहली समस्या जो आएगी वो आएगी आपकी गैर मुद्रीकृत क्षेत्र का पाया जाना। गैर मुद्रीकृत क्षेत्र का पाया जाना। गैर मुद्रीकृत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को ये पता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। और जब अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है तो वो करती भी क्या है, खेती करती है या पशुपालन से संबंधित काम किए जाते हैं। तो पिछड़े हुए देशों में जो है गैर मुद्रीकृत क्षेत्र का पाया जाना स्वाभाविक है। कई बार क्या होता है, आप गाँव में देखो कि व्यक्ति ने जो है अनाज का उत्पादन किया है, जिसमें आप गेहूं समझ लो, चावल समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो, बाजरा समझ सकते हो, मक्का समझ सकते हो, इसका वो उत्पादन करता है। अधिकतर भाग खुद के उपभोग के लिए रख लेता है,
कि इस साल शादी करेंगे या इस साल जो है कोई स्वामणी करेंगे या इस साल जो है और कोई काम हो गया, तो वो अब स्वयं के उपभोग के लिए रख लेता है। या कई बार क्या होता है वो वस्तु विनिमय भी कर लेता है। वस्तु विनिमय कैसे कर लेता है कि मान लो मैंने जो है गेहूं का उत्पादन किया है और जो पड़ोसी है उसने दूसरी अनाज का उत्पादन किया है, कोई भी आप अनाज समझ लो, चने की बात कर लेते हैं अपन, किसी की भी बात कर लेते हैं, तो मुझे जब चने की आवश्यकता है तो मैं उसको गेहूं देकर चने प्राप्त कर लूंगी। तो जो चीज़ बाजार में बिकने के लिए जानी चाहिए थी वो बाजार में बिकेगी, तभी तो मुझे आय प्राप्त होगी। तो कई बार क्या होता है लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा भी लेन देन कर लेते हैं, जिससे सरकार के पास सही जो है आंकड़े नहीं आ पाते हैं। इस प्रकार गैर मुद्रिका क्षेत्र का भारत में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि लोग बाग सोचते हैं कि अपने स्तर पर ही यहीं पर ही जो अपन लेन देन कर लें। अतः पिछड़े हुए देशों में गैर मुद्रिका क्षेत्र का पाया जाना राष्ट्रीय आय के अनुमानों में काफ़ी समस्या उत्पन्न करता है कि उत्पादन तो हो रहा है ज़्यादा, लेकिन जब वो बाजार में बिकने के लिए ही नहीं आ पाता है, और जब बाजार में बिकने के लिए नहीं आ पाएगा तो राष्ट्रीय आय की सही गणना भी नहीं हो पाती है। इस प्रकार गैर मुद्रिका क्षेत्र में यही आता है कि बिना मुद्रा के ही आप अपनी वस्तु का लेन देन कर लेते हो बिना बाजार गए ही। यह आपका गैर मुद्रिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरी बात आती है या दूसरी समस्या आती है आर्थिक क्रिया बता रखा है मैंने आपको, जो धन प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, धन अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो आर्थिक क्रिया में आती है। तो आर्थिक क्रिया में विशिष्टीकरण का अभाव, विशिष्टीकरण का अभाव, यह आपकी राष्ट्रीय आय की गणना में दूसरी समस्या होगी। पिछड़े हुए देशों में बहुत से व्यक्ति जो होते हैं उनका व्यवसाय सुनिश्चित नहीं होता है, कभी कोई वो काम दूसरा कर रहे हैं, कभी थोड़े समय बाद कोई दूसरा काम कर रहे हैं। अब बार बार समय में जो है काम को चेंज करते रहेंगे तो व्यक्ति उस कार्य में कुशल नहीं हो पाता है। तो इंसान क्या करता है, आय को बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम करता है। अगर कोई व्यक्ति जिस काम में कुशल है, अगर वो उस काम को ही वो करता है और विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो उसका उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ता है। अब विशिष्टीकरण का जब अभाव होता है तो निश्चित तौर पर आय भी प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती है, और जब आय प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती है तो लोग बाग हिसाब किताब भी सही प्रकार से नहीं रख पाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पहले हमारे यहाँ पर, अब तो उद्योगों की स्थापना काफ़ी मात्रा में हो गई है, लेकिन पहले अधिकतर लोग जो है खेती से ही जुड़े हुए रहते थे। तो खेती में जितने समय तक काम होता था उतने समय तक काम करते थे और उसके बाद वो बेरोजगार रहते थे, और बेरोजगार रहने के बाद उनको जो भी छोटा मोटा काम मिल जाता था उसको वो कर लिया करते थे। इससे सही डेटाज उपलब्ध नहीं हो पाते थे और आंकड़ों की विश्वसनीयता में संदेह की समस्या बनी रहती थी कि वास्तव में जो भी डेटास हमारे पास आ रहे हैं वो सही है या नहीं है। और जब तक आंकड़ों की विश्वसनीयता सही नहीं हो पाती, राष्ट्रीय आय का अनुमान भी सही नहीं लग पाता। इस प्रकार आर्थिक क्रिया में विशिष्टीकरण का अभाव, क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम में कुशल होगा तो निश्चित तौर पर वो उसी को ही कंटिन्यू करेगा, और निश्चित तौर पर वो उसी को कंटिन्यू करता है तो उसकी आय भी सही मात्रा में भी उसे प्राप्त होती है और लगभग लंबे समय तक उसे प्राप्त होगी, जो कि स्थिरता को बताती है। और जब स्थिरता किसी चीज में आएगी तो आंकड़े भी सही प्रकार से प्राप्त होंगे। इस प्रकार दूसरी समस्या जो है आपकी आर्थिक क्रिया में विशिष्टीकरण का अभाव, यह आपके राष्ट्रीय आय की गणना में ये भी बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लोग आय व्यय का हिसाब नहीं रखते। लोग आय व्यय का हिसाब नहीं रखते, जिससे राष्ट्रीय आय की गणना में
और भी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। भारतीय किसान, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अशिक्षित होने के कारण, निरक्षर होने के कारण प्राय उसे कितना जो है कितनी आय प्राप्त हुई है, कितना उत्पादन हुआ है, उसकी बाजार में वस्तु की कीमत जो कि उसने उत्पादन करके या मेहनत करके उसने जो उत्पादन किया है उसकी वास्तविक कीमत क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हिसाब किताब सही नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना भी जो है मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कई बार होता है, आपने देखा होगा कि किसान जो कि इतनी मेहनत करता है, इतनी जो है पूरे साल भर मेहनत करता है, उसके बाद जो अपने उत्पादन को बाजार में लेकर मंडियों पर बेचने के लिए जाता है तो कई बार उसे वास्तव में वो कीमत प्राप्त नहीं होती है जो कि प्राप्त होनी चाहिए। और कई बार तो इतनी उत्पादन हो जाता है, इतनी मात्रा में उत्पादन हो जाता है और मांग के नहीं होने के कारण उसकी लागत से भी कम कीमत होती है, जिससे भारतीय किसान हताश हो जाता है उत्पादन करने के लिए। तो अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, तो वो सही मात्रा में इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखेगा, और जब जानकारी रखेगा तो उसकी वस्तु या उसकी जो भी उत्पादन मात्रा है वो उत्पादन उपज जो होगी वो सही कीमत पर वो बेच पाएगा। और भावताव की बात करते हैं अपन कि शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति, उसमें अंतर आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, उसमें काफ़ी अंतर होता है, समझ का भी होता है, इसके अलावा बुद्धिमानी का होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें अपन शिक्षित और अशिक्षित का आराम से बता सकते हैं। तो अगर आय व्यय का हिसाब सही नहीं होगा कि मेरी आय कितनी हुई है, खर्चा कितना हो गया है, बचत कितनी हुई है, और बचत हुई तो मेरे को कितना निवेश करना है, ये सारी चीज़ों के अभाव में राष्ट्रीय आय की सही जानकारी पूरी नहीं हो पाती है। ये आपकी थर्ड समस्या के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अल्प विकसित देशों में, क्योंकि हम अल्प विकसित देशों में आते हैं तो नेक्स्ट समस्या होगी आपकी अल्प विकसित देशों में छोटी इकाइयों की उत्पादन क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र में छोटी इकाइयों की भरमार होती है। छोटी इकाइयों की भरमार होती है। भरमार का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में, जिनकी आय का अनुमान लगाना सुगम या सरल नहीं होता। यह आपकी फोर्थ समस्या के अंतर्गत आएगा। हमारा देश में जनसंख्या तो ज़्यादा है ही, अब जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो और हम अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, तो अल्प विकसित देशों में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का या विशिष्टीकरण का थोड़ा अभाव पाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर उत्पादन के क्षेत्र में छोटी छोटी इकाइयाँ, यानी लोग छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं, लघु उद्योग खोल लेते हैं, कुटीर उद्योग खोल लेते हैं, घर के अंदर ही हथकरघा उद्योग खोल लेते हैं, पतल धोने वाले जो उद्योग होते हैं, इसके अलावा जो आपके गलीचे से संबंधित जो उद्योग होते हैं, दालों से संबंधित जो छोटे उद्योग होते हैं, ये सारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें सरकार के द्वारा या जिस उद्योग में सरकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जिसमें सरकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी नहीं होती है कि व्यक्ति ये छोटे छोटे उद्योग जो है चला रहा है तो उसकी आय कितनी हो रही है, उसका व्यय कितना हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में
उसे पता नहीं होता है। तो व्यक्ति अपने स्तर पर असंगठित क्षेत्र में ही उसकी इच्छा होती है, जितने व्यक्ति रखता है उसको जितना प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो इन असंगठित क्षेत्र में हिसाब किताब सही प्रकार से नहीं रखा जाता है, इसलिए राष्ट्रीय आय में इनका योगदान निकालना मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो संगठित क्षेत्र है वहाँ पर तो लोगों की संख्या कम है, और जबकि जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादा है, अधिकतर जनसंख्या जो है असंगठित क्षेत्र में लगी हुई है। और जब असंगठित क्षेत्र में आय व्यय का सही हिसाब किताब नहीं हो पाएगा, आय व्यय को निकालने में जो आय और व्यय है उसका हिसाब किताब सही नहीं होगा, तो राष्ट्रीय आय की गणना की भी पूरी जानकारी नहीं होगी, उसके डेटास पूरे नहीं होंगे, जिससे राष्ट्रीय आय की गणना में जो है करने में बड़ी समस्या आती है। क्योंकि एक तो मोटे स्तर पर जब काम किया जाता है या संगठित क्षेत्र में जो होता है उस पर सरकार का सारा जो है नियंत्रण रहता है, और उसे ये पता होता है कि इस क्षेत्र में इतनी आमदनी हो रही है, इस क्षेत्र में इतने लोग लगे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो ये हमारी 4 समस्याएं थी जो कि राष्ट्रीय आय की गणना में पाई जाती है। इन सभी उपयुक्त कारणों से, ये जो मैंने आपको 4 कारण बताए हैं, इन 4 कारणों से अल्पविकसित देशों में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की जो है विश्वसनीयता या आप बोल सकते हो कि सही प्रकार की जो गणना होती है वो कम ही हो पाती है। स्वर्गीय प्रोफेसर अशोक रुद्र, प्रोफेसर स्वर्गीय अशोक रुद्र अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने राष्ट्रीय आय के ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की कमियों को देखकर, यानी इसमें इतनी सारी प्रकार की कमियां देखी उन्होंने, उन कमियों को देखकर एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इनको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। क्योंकि कोई भी चीज़ जब अपन करते हैं उसमें इतनी सारी कमियां होती है, तो उनकी गणना करना या ना करना वो करने और ना करने के बराबर है। इस प्रकार प्रोफेसर स्वर्गीय अशोक रुद्र ने ये कहा कि अगर आप इस प्रकार की गणना कर रहे हो जिसमें आपके डेटाज ही सही नहीं है, और जब डेटा सही नहीं होंगे तो आपकी राष्ट्रीय आय की गणना सही प्रकार से नहीं हो पाएगी, तो आप इसको करना ही बंद कर दो। उन्होंने ये सुझाव दिया कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है प्रतिवर्ष न लगाकर, क्योंकि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो राष्ट्रीय आय की गणना हर साल होती है, प्रतिवर्ष होती है। राष्ट्रीय आय की गणना क्या होती है, हर साल होती है, प्रतिवर्ष होती है। यह मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर ही एक देश की तुलना दूसरे देश से जो है आराम से की जा सकती है। क्योंकि जिस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही होती है उससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, हम उस देश से आगे हैं और उस देश से हम पीछे हैं, और हमारी इस साल राष्ट्रीय आय इतनी है तो अगले साल कितनी होनी चाहिए। क्योंकि जब आंकड़े होंगे, कब डेटास होंगे, तभी तो हम आगे बढ़ने की जो है उम्मीद लगा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष न लगाकर हर 5 वर्ष में लगाई जानी चाहिए। क्योंकि हर 5 साल में लगाएंगे तो जो डेटास आएंगे वो विश्वसनीय होंगे, और जब विश्वसनीय आंकड़े आएंगे तो आपकी राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाएगी वो भी सही प्रकार से और सही मात्रा में हो पाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं के अंतर्गत आती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अपन बात करेंगे, ये आपका राष्ट्रीय आय वाला पॉइंट क्लियर हुआ है, टॉपिक अभी भी चल रहा है। अब अपन करेंगे कि राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से क्या संबंध होता है। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो वो खुश है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो वो दुखी है। कहने का मतलब ये जो नेशनल इनकम है इसका जो है आर्थिक कल्याण से संबंध कैसा है। तो नया आपका जो टॉपिक पॉइंट होगा वो होगा राष्ट्रीय आय व्यय, राष्ट्रीय आय व्यय आर्थिक कल्याण का संबंध।
इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। छोटा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण का संबंध बताइए। प्राय ये कहा जाता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है उस देश की आर्थिक वृद्धि भी होती है, और उसका जब आर्थिक वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास निश्चित रूप से अधिक होता है। अर्थात वहाँ के निवासी ज़्यादा सुखी व ज़्यादा जो है समृद्ध होते हैं, क्योंकि जब आय ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, साथ में वो बचत भी ज़्यादा करते हैं। बचत ज़्यादा करेंगे तो निवेश ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और जब निवेश ज़्यादा होगा तो उसकी आय आराम से बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तो वही उपभोग बढ़ेगा, बचत बढ़ेगी, निवेश और ज़्यादा बढ़ेगा। कहने का मतलब पैसे से पैसा बनेगा, यानी कि जिसको अपन पूंजी निर्माण बोलते हैं। इसी प्रकार यदि एक देश में पहले की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है तो वहाँ के निवासी अधिक सुखी व अधिक समृद्ध होंगे, अधिक संपन्न माने जाएंगे, और अधिक संतुष्ट भी अपन कह सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाएं करता है धन कमाने के लिए करता है, और उस धन का उपयोग जो करता है वो करता है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में। अगर वस्तुएं और सेवाएं उसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी तो वह निश्चित रूप से ज़्यादा सुखी होगा, ज़्यादा संपन्न माना जाएगा, और ज़्यादा संतुष्ट भी होता है। अर्थात राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण के संबंध को अपन निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे, जो कि इस प्रकार होगा। फर्स्ट बात करते हैं अपन आय के वितरण का प्रभाव, कि एक देश में जो कि राष्ट्रीय आय है उस आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है। कहने का मतलब राष्ट्रीय आय के वितरण का कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। एन आई के वितरण का कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि राष्ट्रीय आय का वितरण जो है अधिक समान होता है, समान का मतलब सभी व्यक्तियों में बराबर बराबर होता है, तो समाज में समानता रहती है, न्याय रहता है, और वह विकास का मार्ग खुलता है। अगर बात करते हैं अपन, और कल्याण में भी क्या होगी, साथ में वृद्धि होगी। लेकिन आय की वितरण में असमानता है। असमानता का मतलब है, अभी आपको मैंने पहले ही बताया था कि समाज या अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो दो वर्गों में बटा हुआ है। एक तो है धनी वर्ग और एक है आपका निर्धन वर्ग। धनी वर्ग को अपन क्या बोलेंगे, अमीर, और ये हो जाएगा आपका गरीब वर्ग। पूरी अर्थव्यवस्था किससे बनी हुई है, इन दोनों देशों से या इन दोनों वर्गों से मिलकर बनी है। इन दोनों वर्गों की आय मिलकर ही राष्ट्रीय आय होती है। अब राष्ट्रीय आय अगर समान हो, आय का वितरण कैसा होता है, समान होता है, यानी धनी वर्ग को समानता के आधार पर आय दी जा रही है, निर्धन वर्ग को भी समानता के आधार पर आय दी जा रही है, तो धनी वर्ग भी संतुष्ट होगा और निर्धन वर्ग भी संतुष्ट होगा। यानी समाज में समानता बनी रहेगी, समाज में न्याय रहेगा, और समाज में विकास का मार्ग भी खुलता रहता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा है, असमान है, यानी धनी वर्ग को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, गरीब वर्ग को पैसा कम मिल रहा है। धनी वर्ग को पैसा जब ज़्यादा मिल रहा है तो उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है, वो उपभोग भी ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, वो संतुष्टि भी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर रहा है, वो बचत भी ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, और बचत कर रहा है तो वो निवेश भी ज़्यादा मात्रा में करेगा, और जब निवेश ज़्यादा मात्रा में करेगा तो निश्चित तौर पर उसकी आय ज़्यादा और बढ़ जाएगी। इस प्रकार धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच की जो ये खाई है, ये खाई लगातार बढ़ती जाएगी, और ये जो गरीब वर्ग है, इस गरीब वर्ग को आय अगर कम मात्रा में प्राप्त होगी तो उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएगी। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के अंदर चोरी चकारी, ये सारे काम, अपराध, सामाजिक अपराध जिसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये सारे बढ़ेंगे और विकास का मार्ग कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि राष्ट्रीय आय का जो है, आय का जो वितरण होगा, इस वितरण का आर्थिक कल्याण से बहुत ही खास
रिश्ता बनता है कि अगर आय का वितरण समान होता है तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिविटी हो, सकारात्मक होगी, और अगर आय का वितरण असमान होता है तो सारी चीज़ें आपकी नकारात्मक होगी और अर्थव्यवस्था या समाज में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ते हैं, चोरी चकारी, सामाजिक अपराध, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी आय के वितरण का असमान होने पर। तो आय के वितरण का प्रभाव से आर्थिक कल्याण पर इस प्रकार से फर्क पड़ता है कि आपके देश में या आपकी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण कैसा है। सेकंड बात करते हैं काम की परिस्थितियां। काम की परिस्थितियां व काम के घंटों का प्रभाव व काम के घंटों का प्रभाव कि व्यक्ति काम जहाँ कर रहा है वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है, और वहाँ पर जब काम कर रहा है तो जितने घंटे वो काम कर रहा है उसमें किस प्रकार का माहौल है वहाँ पर, इसका भी जो है आर्थिक कल्याण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय की मात्रा के साथ साथ मानवीय कल्याण पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि आय को प्राप्त करने के लिए लोगों को किस प्रकार की परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है, यानी काम की परिस्थितियां कैसी है। अगर काम की परिस्थितियां अच्छी है, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अगर काम की परिस्थितियां सही नहीं है तो मनुष्य सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है। यदि बात करते अपन कि देशवासियों को पहले से अधिक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो अधिक घंटों तक काम करना पड़ रहा है, तो अधिक घंटों तक काम करेगा तो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, और जब उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा तो वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। और काम के घंटों की बात करते हैं, अगर व्यक्ति 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे इतने काम कर रहा है तो उसके आय तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका स्वास्थ्य सही नहीं रह पाएगा। यानी कभी वो 8 घंटे काम कर रहा है, कभी वो 10 घंटे काम कर रहा है, कभी वो 12 घंटे काम कर रहा है और कभी वो 15 घंटे काम पड़ रहा है। यानी काम का घंटे कैसे हैं? असमान हैं, समान नहीं है। काम के घंटे जब असमान होते हैं तो व्यक्ति की स्थिति उसको ये पता नहीं होता कि आज मुझे वास्तव में कितना काम करना है। तो देशवासियों के कल्याण में वृद्धि काम की परिस्थितियों और काम के घंटों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो काम की परिस्थितियां अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा काम के घंटे जो होते हैं वो भी समान रहने चाहिए, जिससे उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। और जब व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा तो वह निश्चित तौर पर अच्छा काम कर पाएगा, और जब काम अच्छा कर पाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी आय भी बढ़ेगी। इस प्रकार काम की परिस्थितियों व काम के घंटों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है आर्थिक कल्याण पर। इसके बाद आर्थिक कल्याण पर और भी राष्ट्रीय आय का प्रभाव पड़ता है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण पर प्रभाव बताइए, या राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से संबंध किस प्रकार का है। तो अपने को टू द पॉइंट्स इसी प्रकार पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ेगा, और इसके बाद थोड़ा सा आप इसकी विधियां बता सकते हो शॉर्ट में 2-2 लाइन या 3-3 लाइन के अंदर, और फिर जब अपन इसका जो है वर्णन करेंगे तो आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। थैंक यू।